स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और मैं फिर आपको लेकर आया हूं बहुपद के थ्योरी के दूसरे पार्ट में। हमने जो कल पढ़ा था अब हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। बहुपद की अगर थ्योरी बढ़िया से कंसेप्ट में आ जाती है, अगर आपको बढ़िया से समझ में आ जाता है तो 100% क्वेश्चन आसान हो जाता है। अतः किसी भी क्वेश्चन को, मैथ के प्रश्न को, किसी भी प्रश्न हो, कितना हो कठिन हो कितना हो आसान हो, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, वो भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरी में आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप ये क्या होता है? बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि बहुपद को जब उसके घात के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजा लिया जाता है, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, अब हम जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है, तो कैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे? अगर कोई भी संख्या हो, x का पावर 5 हो, प्लस 5x स्क्वायर हो, प्लस 3x का पावर 3 हो, प्लस 2x का पावर 2x का पावर 4 हो, प्लस 1, क्या ये बहुपद का मानक रूप है? तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन नहीं तो कैसे? अगर यह बहुपद का मानक रूप नहीं है तो कैसे? तो सबसे अधिक इसका पावर क्या है? 5 है, इसका पावर 2, इसका पावर 3। देखिए ये 5 से घट के 2, तो 2 से घट के 1 आना चाहिए, यानी ये घटते क्रम में नहीं है। अगर बढ़ते क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम में भी नहीं है। पावर को देखना है, अगर पावर के अनुसार या तो ये घटते क्रम में रहे या ये बढ़ते क्रम में रहे, या तो ये घटते क्रम में रहे या ये बढ़ते क्रम में रहे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुपद का मानक रूप है, अगर नहीं है तो प्रश्न को हल करने से पहले इसको मानक रूप में आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके प्रश्न हल होंगे, नहीं तो आपसे प्रश्न हल होने वाला नहीं है। तो चलिए मानक रूप लिखते हैं। इसका मानक रूप कैसे होगा? तो सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखते हैं, तो इसमें सबसे अधिक पावर किसका है? फर्स्ट वाला का। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। अब देखिए इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इनमें देखिए सबसे अधिक पावर किसका है? 4 वाले का, इसका है। साइन सहित मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको सर्किल में कैसे ले रहा हूं? साइन सहित, तो साइन सहित लिखना है। ठीक है, मैंने प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब इसको भी हटा दीजिए, 3 स्टेप बचा, 1 2 3। इसमें सबसे अधिक पावर किसका है? तो इसका है, 3x का पावर 3 का। इसका भी साइन सहित खत्म। अब ये 2 बचे, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 0, इसका पावर 2। 0 और 2 में बड़ा क्या होता है? 2। तो इसको हम लिखेंगे साइन सहित, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, अंत में 1 लिख देंगे। ये भी सही है, बहुपद का मानक रूप है। या फिर आप इधर से लिखिए, 1 5x स्क्वायर 3x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 4 प्लस x का पावर 5। देखिए दोनों ही मानक रूप में है। या तो ये देखो फर्स्ट वाला घटते क्रम में है और सेकेंड वाला बढ़ते क्रम में है, दोनों का दोनों मानक रूप है और दोनों में ही प्रश्न हल किए आसानी से जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं कि किसी चीज का, किसी भी संख्या का गुणांक पूछता है, ठीक है ना, पूछेगा एक 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में, ठीक है ना,
में x का गुणांक लिखिए, x का गुणांक थोड़ा सा देखिएगा। तो x का गुणांक का मतलब x के गुणा में कौन सा अंक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, x के गुणा में +3 है, यानी 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सा अंक है, तो इसके गुणा में क्या है, 5 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। आपके क्वेश्चन में भी मैं ऑब्जेक्टिव को जब सॉल्व करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये सारे थ्योरी वहां पे जाकर के क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले उसके कंसेप्ट को देना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और आता है, वो सबसे अधिक धांसू क्वेश्चन है, समझ जाइए, और उसको पहचानना सबसे बड़ी चीज है। वो है क्या, वो धांसू चीज क्या है, अब जानिए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है, देखिए कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिए हम कि कौन बहुपद नहीं है। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, कौन बहुपद नहीं है। तो भाई कुछ ऐसे हैं जिनका बहुपद नहीं है। देखिए जैसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई भी ABCD का अक्षर अगर बट्टा में दिख गया इस टाइप में, देखिए ऊपर 2-4 कुछ भी हो, नीचे ABCD के लेटर Z तक कोई भी हो, तो जब भी ये बट्टा में इस टाइप से दिखाई देगा तो बहुपद नहीं होगा। ABCD का कोई भी अक्षर हो, रूट में आ गया, वर्गमूल निकालने से भी नहीं निकलता है, तो ये भी जो है आपको बहुपद में नहीं होगा। लाइन में कहीं भी अगर ऐसे लिख दें t² + 5√t, तो देखिए ABCD का लेटर में t रूट में आ गया ना, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, ये बहुपद नहीं माना जाता है, यह शुद्ध बहुपद नहीं है, समझे। कोई भी लेटर है, मैं x को लेकर चल रहा हूँ, पावर माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं है। कोई भी लेटर है बट्टा में है और बट्टा का पावर बट्टा हो जाए तो भी बहुपद नहीं है। कोई भी लेटर है इस ये बट्टा में दे दिया पावर तो भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होगा कब, दिमाग में ऐसा होगा ये सारे बहुपद नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि ये सारे बहुपद नहीं है, तो बहुपद होगा कब, तो जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा, जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा, के रूप में होगा, के रूप में होगा, वह बहुपद है। वह क्या है, बहुपद है, वह बहुपद है। x⁵ + 3x² + 2, इसका पावर 0, इसका 2, इसका 5 पूर्ण संख्या के रूप में है। सीधा सीधा अंक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, गिनती की संख्या में है। अगर घात बट्टा में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। इस रूप में इस फ्रंट में कहीं भी होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मैं ऑब्जेक्टिव में लेके आऊंगा, और आपको पहचानना भी पड़ेगा कि कौन क्यों बहुपद है और क्यों बहुपद नहीं है। इसके लिए इस थ्योरी को अगर आप हमेशा के लिए कॉपी में लिख करके याद कर जाते हैं, तो आपके एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, अब जानते हैं बहुपद का। देखिए आता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल किसे कहते हैं, मूलों का योगफल किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं। ठीक है ना, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मूलों का योगफल का सूत्र है, तो फॉर्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है ना, किसके लिए है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है ना, अब आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल किसे कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, इसको याद रखना है। को मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को कहा जाता है। द्विघात जब समीकरण बन, चाहे द्विघात समीकरण बनाइए चाहे द्विघात बहुपद बनाइए,
तो जब उसका शून्यक निकाल के जांच करने की बात आएगी तो हम लोग इसी से जांच करेंगे, वो आसान होगा आपके लिए। नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक जपते रह जाइएगा, वो याद नहीं हो पाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है उसका, इससे याद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो हमने इस पर चर्चा कर लिया था कल के वीडियो में कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ या के गुणांक में, के साथ या के गुणांक में जो अंक होता है वह a का मान होता है, वह a का मान होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक में रहेगा वह क्या चीज का मान होगा? a का मान होगा। देखिए एक्स के साथ या के गुणांक में जो अंक होता है वह b का मान होता है, इसको छांटना पड़ता है, नहीं छाटिएगा कहानी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। केवल देखिए एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हो गया। केवल अंक c का मान होता है, केवल अंक c का मान होता है। अगर केवल अंक की बात किया जाए तो किसका मान होता है? c का मान होता है। बाबू मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी है, थ्योरी का क्लास चल रहा है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको छांटेंगे कैसे, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसको छांटेंगे कैसे आप ABC छांट सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा सिखा दूं आपको। अगर क्वेश्चन दे दे 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है ना, तो इसमें a का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो अंक दिख रहा है उसके सामने साइन के साथ जो आएगा वो a का मान होगा। b का मान क्या होगा? x के साथ कौन सा अंक दिख रहा है? +3, तो 3 के सामने कोई साइन नहीं, प्लस है। और c का मान जो अंक होगा वह c का मान होगा -5, c का मान माइनस प्लस लेकर के हम ना चलेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से बहुपद का मानक रूप और उसका ABCD का जो वैल्यू होता है, जो उसका मान होता है, वह कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हमने सीख लिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के तरफ आज तो नहीं कल लेके जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, क्या ध्यान देंगे? देखिए यदि कोई ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। जब निर्देशांक पढ़ाऊंगा और वहां पे जब मैं इसका थ्योरी पढ़ाऊंगा तो कौन भुज कौन कोटि ये सब मैं चर्चा करूंगा और उसका थ्योरी मैं आपको दूंगा, वो भी उस चैप्टर का है। तो थोड़ा सा इसमें क्या पूछता है मैं उसको बताता हूँ कि इसमें ऐसे दे देगा और कहेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे, और कहेगा px का शून्यक निकाले, px का शून्यक। एक बात बताइए, p के साथ इसमें क्या है? x, तो आपको केवल x अक्ष को देखना है। x अक्ष को कोई तीसरी रेखा कितनी बार काट रही है? एक यहाँ पे, 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 इससे ज्यादा नहीं काट रहा है। 1 2 3 4 5, px का शून्य 5 होगा। x अक्ष को कोई तीसरी रेखा जितनी बार काटेगी, जितने बिंदुओं पर टच करेगी x अक्ष को, वो सारा काउंट करके px का मान हो जाएगा। जैसे आपको ऐसे दे दे, ठीक है, और पूछ देगा px का मान होगा या px का शून्यक होगा, बताइए क्या होगा? क्या x अक्ष को, ये x अक्ष को एक बार भी काटा है? नहीं काटा है, नहीं ना काटा है, तो x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है, इसका मतलब px का शून्यक यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ऐसे कोई दे दे, अब इसको आपको समझना, ये x है, मैं एक ही लिख देता हूँ
आपको समझ आना है कि दोनों ओर लिखा हुआ है, और ऐसे करके केवल टच करके निकल गया, तब px का शून्य क्या होगा, ठीक है ना। तो px का शून्य क्या होगा, तो 1 2 3 और टच भी किया उसको भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। कैसे भी फिगर क्यों ना हो, उसका px का शून्य निकालना बहुत ही आसान हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके दिमाग में चला गया है, पूरा याद हो गया है, तो आप 10th क्लास का 2.1 निकालिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये सारे जो है कि जो थ्योरी है वो सारे आपके क्वेश्चन पे अलाउ करते हैं, ये सारे रूल आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। और आपको मैं बोला हूं कि ये मैथ जो पढ़ रहे हैं आप लोग, वो सीधा आपके दिमाग में डाउनलोडिंग हो जाएगा। मैं आपको एक और सूचना दे रहा हूं, ठीक है, कि आपका मैथ का सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है ना, आपका हिंदी हो गया और आपका संस्कृत हो गया। ये आपको अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर में किसी तारीख से, माने 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, ठीक है ना, अगर दशहरा पड़ गया तो उसको छोड़ देंगे, तो दशहरे बाद की मैं बात करूंगा, अक्टूबर में ही चालू होगा ये बैच, ठीक है ना। और इस बैच में आपको इसी तरह के थ्योरी, इसी तरह के कंसेप्ट और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे पढ़ाए जाएंगे और बहुत कम समय में आपको कवर किया जाएगा। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहीं पे पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको फीडबैक चाहिए बढ़िया से, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकालना है, तो बिना सोचे समझे आपको अक्टूबर में ये बैच आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर लेना है। सारे थ्योरी सारे कंसेप्ट 3 महीना में आपके दिमाग में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि हम लोग न पढ़ाते हैं न रटाते हैं, सीधे दिमाग में उतार देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने आप लोग को जान लिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका शून्य कितना होगा, px का शून्य ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या निकालना है, px का शून्य, px का शून्य, यहाँ पे आपका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखेंगे वीडियो तो, ठीक है ना। और आपको बताना है कि इसका शून्य कितना हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक ना। ये शून्य का आपको बताना है कि इसमें px का शून्य कितना होगा। आज के लिए धन्यवाद, इतना आज के थ्योरी में काफी है, कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।